ये कंटिन्यूशन पार्ट है चैप्टर नंबर 5 मैग्नेटिज्म का। और आज हम क्वेश्चंस ले रहे हैं कुछ बार मैग्नेट्स पे यानी मैग्नेटिक मूवमेंट पे क्वेश्चंस ले रहे हैं और देखेंगे कि अगर हम मैग्नेट को अलग अलग प्लेसमेंट्स पे रखते हैं तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट अ सर्टेन पॉइंट कितना निकलता है। तो पहला क्वेश्चन ले रहे हैं, टू शॉर्ट मैग्नेट्स ए एंड बी ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट 0.108 एम्पियर मीटर एंड 0.192 एम्पियर मीटर स्क्वायर आर प्लेस्ड along mutually perpendicular straight line meeting at a point P. Find the magnitude and direction of the magnetic field at point P if it lies at a distance of 30 and 60 सेंटीमीटर respectively। यानी हमें दो मैग्नेट दिया हुआ है, एक A और एक B, और दोनों को पॉइंट P से 30 सेंटीमीटर, A को 30 सेंटीमीटर और B को 30 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर प्लेस किया गया है। और इस तरह से प्लेस किया गया दे विल मीट ईच अदर एंड दे आर लाइंग परपेंडिकुलरली ईच अदर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के। सो यहाँ ये क्लियरली मेंशन है अलॉन्ग द म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन मीटिंग एट पॉइंट पी। तो इस तरीके से रखिए कि उनका एक्सेस जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है और वो एक्सेस कहाँ पर मीट कर रहा है, वो पॉइंट पी पे मीट कर रहा है। दोनों की मैग्नेटिक मूवमेंट्स हमें दे रखी थी। अब अगर हमें नेट मैग्नेटिक मूवमेंट पॉइंट पी पे निकालनी है तो दे आर आस्किंग अस फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक मूवमेंट एट पॉइंट पी। जब तब उनका डिस्टेंस जो था वो 30 एंड 60 वो भी हमें रिस्पेक्टिवली गिवन है। अब पॉइंट पी कहाँ है, वो अलॉन्ग द एक्सिस है। तो यानी ये कैसा पॉइंट हो गया, ये एक्सियल पॉइंट हो गया। और एक्सियल पॉइंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने का तरीका होता था, फॉर्मूला रादर होता था μ0/4π 2m/r क्यूब। अब m इस केस के लिए हम एक a ले लेंगे और जब b की बात करेंगे तो हम b ले लेंगे। तो दोनों के लिए मैग्नेटिक मूवमेंट a की एंड सेम वे आप मैग्नेटिक मूवमेंट b की भी निकाल सकते हो। तो a की अगर मैं निकालूँ, ये a की हो गई। अब मैं b की भी बता देती हूँ। यहाँ पर b की हो जाएगी μ0/4 2 ऑफ m ऑफ b/r क्यूब। लेकिन ये डिस्टेंस जब b की निकालेंगे तो 60 सेंटीमीटर लेंगे, तो R2 कह दे, R ऑफ B कह दीजिए इसको कह दीजिए R ऑफ A। नाउ प्लेसिंग द फॉर्मूला, जो भी कुछ हमारे पास था m उन्होंने गिवन है हमारे पास, μ0/4π की वैल्यू हमें मालूम होती है, RA वो भी गिवन है। 60 सेंटीमीटर को हम चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 0.60 और उनको जब हम प्लेस करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड B आपके पास आता है 2 × 10⁻⁻7 टेस्ला। इसको भी जब आप कैलकुलेट करते हैं तो दिस विल कम आउट टू बी 8 × 10⁻⁻7 टेस्ला। मैं डायरेक्टली आंसर लिख रही हूँ, आप क्रॉस चेक कर सकते हो। लेकिन दोनों की अब बात उठती है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की और हमें निकालनी है नेट मैग्नेटिक फील्ड। अब इस बी कॉइल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो आउटवर्ड पॉइंट करेंगी, क्योंकि अगर मैं डायरेक्शन लेती हूँ, ये है आपके पास साउथ और ये है नॉर्थ, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है। एक्सेस तभी मीट कर सकते हैं जब साउथ नॉर्थ आप बोल रहे हो, तो ये भी साउथ नॉर्थ की तरफ ही एक्ट कर रहा है, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड आ गई इस तरफ। तो बी ए इधर हो गई, मैग्नेटिक फील्ड बी की इस साइड हो गई, तो अब रिजल्टेंट जो मिलेगा वो यहाँ मिलेगा। एंड दे दोनों 90 डिग्री एंगल पे एक्ट कर रहे हैं, तो रिजल्टेंट विल बी नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है हमें निकालनी है, दैट विल बी इक्वल टू B² A एंड B² ये मैग्नेटिक फील्ड B की, और दोनों को हम अंडर रूट ले लें तो यू विल गेट द आंसर। तो आपको सिर्फ वैल्यूज़ प्लेस करनी जो आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो, 8.24 × 10⁻⁻7 टेस्ला, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। बट यही काम नहीं कह रहा, वो हमसे डायरेक्शन भी मांग रहा था। क्वेश्चन के अंदर डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों मांगे गए हैं, तो अब हम डायरेक्शन भी निकाल लेते हैं। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, डायरेक्शन हो जाएगा टेंजेंट ऑफ बीटा आप निकालिए। तो टेंजेंट बीटा क्या होता है, रिजल्टेंट के साथ जो एक्स एक्सिस का एंगल होता है, इसको मैं टेंजेंट बीटा बोल देती हूँ। तो टेंजेंट बीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे मेरा बी है और बेस आपका ए है, फिगर के मुताबिक दिस इज़ परपेंडिकुलर, दिस इज़ बेस, और यही हमने वैल्यूज़ यहाँ पे प्लेस करनी है। एंड व्हेन यू प्लेस इट, ये हो जाएगा 2 और 8 था, -7 तो कैंसिल हो जाता है, तो यू आर लेफ्ट विद 0.25। तो बीटा कितना आ जाएगा, बीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ 0.25। आप चाहें तो यहीं छोड़ सकते हैं और नहीं तो आप टेंजेंट की वैल्यू टेबल से देखिए और आप उसका आंसर ढूंढिए। वैसे तो ज़रूरी नहीं होता, इस पर मार्क्स नहीं कटते हैं अगर आप यहीं इनवर्स फॉर्म में छोड़ देते हैं। इफ़ दे आस्क इन टर्म्स ऑफ एंगल एंड दे प्रोवाइड यू द वैल्यू या फिर टेबल, तो फिर आप उसको यूज़ करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In this question, two magnets of magnetic moment M and M√3 are joined to form cross। तो मैंने यहाँ पे दिखाया है सैम्पल, एक M√3 है मैग्नेट और एक दूसरी है
कैपिटल एम, दोनों की मैग्नेटिक मूवमेंट दे रखी है, यानी कि दो मैग्नेट्स दी हुई हैं, उनकी नॉर्थ साउथ किस तरीके से अलाइंड है वो कुछ नहीं बताया हुआ, बट सिर्फ आपको मैग्नेटिक मूवमेंट्स प्रोवाइड की गई हैं। द कॉम्बिनेशन इज सस्पेंडेड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी, और इस कॉम्बिनेशन को एज इट इज़ क्रॉस को हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दिया है। द मैग्नेटिक मूवमेंट एम मेक्स एन एंगल थीटा विद द फील्ड डायरेक्शन, और फील्ड डायरेक्शन के साथ अगर m वाला जो है वो थीटा एंगल बना रहा है तो हमें थीटा फाइंड करना है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ थीटा। सो लेट अस कंसीडर कि इसका मतलब ये हो कि मैग्नेटिक फील्ड कहीं इस डायरेक्शन में ऐसे प्लेस हो रही होगी। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, ये b है, तो b के साथ m का जो एंगल बता रहे हैं वो कह रहे हैं मैग्नेटिक मोमेंट m मेक्स एन एंगल ऑफ थीटा विद द फील्ड, तो फील्ड की डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल बना, तो ये वाला जो दूसरा वाला मैग्नेट है वो कितना एंगल लगाएगा, वो बनाएगा टोटल 90 था, उसमें से थीटा चला गया तो बचा आपके पास 90 माइनस थीटा। सो दोनों एंगल्स आपके पास आ गए हैं, और ये पूरा जो सिस्टम था, ये पूरा कंबाइंड जो कॉम्बिनेशन था, इसको हमने कहाँ सस्पेंड कर दिया, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, और हम कह रहे हैं कि इक्विलिब्रियम मेंटेन हो रहा है। तो अगर इक्विलिब्रियम है, जब भी आप किसी भी बार मैग्नेट को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर टॉर्क क्रिएट करेगा, तो टॉर्क इस पर भी क्रिएट कर रहा है, टॉर्क इस वाली कॉइल पर भी क्रिएट कर रहा है, लेकिन वो इस तरीके से होगा कि वो दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे एम बी, और साइन ऑफ जो एम वाली मैग्नेटिक मूवमेंट थी उसका मैग्नेटिक मूवमेंट एम ही रखा, हमने बी रखा, और साइन उसका कितना था, थीटा। और दूसरी वाली मैग्नेटिक मूवमेंट थी m√3, और बी एज इट इज़ रखा क्योंकि बी तो यूनिफॉर्म है दोनों के लिए, और इसके लिए एंगल हो गया साइन 90 माइनस थीटा। ये इक्विलिब्रियम सिचुएशन है कि जब ये इक्विलिब्रियम बन रहा होगा तब ये, अदरवाइज ये सिस्टम ही मैनेज नहीं रहेगा, फिर ये क्रॉस बनकर नहीं रहेगा, ये डैमेज हो जाएगा, मतलब ये टॉर्क ये भी रोटेशन पे ले लेगा, ये भी रोटेशन लेगा। लेकिन अगर ये इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है, ओनली इन दैट सिचुएशन, इन्होंने कहा है ना कि आपने एक टू मैग्नेट्स ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट दिस एंड दिस जॉइंट टू फॉर्म अ क्रॉस, उनको क्रॉस बनाए, द कॉम्बिनेशन इज सस्पेंडेड अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिक मूवमेंट दिस एंड दिस, दैट मीन्स द सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब नहीं हो रहा, अदरवाइज दे वुड हैव मैंशनड इट। यहाँ उन्होंने कहीं मेंशन नहीं किया कि डिस्टर्ब टॉर्क क्रिएट हो गई, या वो रोटेट कर गया है, या वो किसी और पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन कर गया, ऐसा कुछ नहीं बोला उन्होंने। बोला सिस्टम जो है एज इट इज़ उसको हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा था, और वो बी के साथ ये एंगल बना रखा है। तो आप बताइए कि थीटा कितना हो सकता है, टू सो एज टू मेक द इक्विलिब्रियम। अगर हम इसे मेंटेन करते हैं तो साइन थीटा, यहाँ पर आप इसे चेंज करेंगे साइन 90 माइनस थीटा, तो ये बन जाता है आपका कॉस ऑफ थीटा, तो √3 m और m कैंसिल कर दीजिए बोथ साइड, b एंड b कैंसिल कर दीजिए, √3 कॉस ऑफ थीटा आ जाएगा यहाँ पे, तो आपके पास साइन बाय कॉस दैट इज टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू √3, और थीटा उससे के सिचुएशन में 60 डिग्री, दैट इज़ योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In this question, a small magnet of magnetic moment m is placed at the distance r from the origin O with its axis parallel to the x-axis. That means हमने एक बार मैग्नेट लिया और उसको इस तरह से प्लेस कर दिया कि उसका एक्सिस, ये बार मैग्नेट का एक्सिस है, ये x-axis के पैरेलल हो जाएगा। एंड अ स्मॉल कॉइल ऑफ 1 टर्न, एक कॉइल हमने प्लेस कर दी है x-axis के ऊपर एट द सेम डिस्टेंस, जितनी दूरी पर आपने बार मैग्नेट रखी थी उतनी ही दूरी पर आपने एक कॉइल भी रख दी है, with the axis coinciding with the at a distance from the origin with axis coinciding the x-axis। तो यानी कि उसका भी कॉइल को हमने इस तरीके से रखा है कि उसका एक्सिस जो था, जिस एक्सिस पे वो लाई कर रहे हैं, वो भी x-axis को कोइंसाइड कर रहा है। तो कॉइल वर्टिकली पोजीशन पे रखी है और इसको हमने पैरेलल टू x-axis रखा है, दोनों सेम डिस्टेंस पे रखी हुई हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द करंट इन द कॉइल डज द स्मॉल मैग्नेटिक नीडल kept on the origin remain undeflected। that means they are asking कि अगर origin के ऊपर हमने कोई कंपस नीडल रख दिया, कोई मैग्नेटिक नीडल रखा है, वो डिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, तो ऐसा किस सिचुएशन में होगा। उस सिचुएशन के लिए आपको आई की क्या वैल्यू होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट क्या होना चाहिए। अगर हम एक मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, आपको पता है करंट कैरिंग कॉइल भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, इसका मतलब ये कॉइल भी एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रही होगी, और इस बार मैग्नेट ने भी एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया होगा इस ओ पॉइंट पे, और वो क्या रहा होगा, वो दोनों मैग्नीट्यूड वाइज वो इक्वल हो गए होंगे। तो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ फील्ड डेवलप्ड बिकॉज ऑफ द कॉइल का मॉड, और फील्ड बिकॉज ऑफ द मैग्नेट, ये दोनों जो हैं दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। तो हम अगर हम कॉइल की बात करें तो आपके पास फॉर्मूला होता था ऑन द सेम एक्सेस पे μ0I A² इसका जो एरिया है वो ए आपको गिवन है, यहाँ पे मेंशन होगा। अ स्मॉल कॉइल ऑफ 1 टर्न नहीं दिया है, बट हम इसको कंसीडर कर लेते हैं, दैट इज़ कि इसका एरिया कितना है, मतलब सॉरी रेडियस कितना है, रेडियस इज ए, वी आर अज्यूमिंग इट।
एंड डिस्टेंस कितना है, वो r है। सो वो अगर r है तो आपको पता है स्पेशल केस में r क्यूब हमारे पास ये फार्मूला आता था अलोंग द सेम एक्सिस। और दूसरी तरफ मैग्नेटिक फील्ड का ये इक्वेटोरियल पॉइंट है, और इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए बार मैग्नेट के लिए मैग्नेटिक फील्ड हम निकालते हैं, दैट इज़ म्यू नॉट बाय 4 पाई m इज़ मैग्नेटिक मोमेंट इनटू r क्यूब। ये रिलेशनशिप आते हैं, इन दोनों को हम कंपेयर करें सो दैट यू विल बी एबल टू फाइंड आउट i। और अगर आप म्यू नॉट कैंसिल कर दें, यहाँ से सारे कॉन्स्टेंट्स कैंसिल करें, यू विल गेट 2 ऑफ m 4 पाई a स्क्वायर। अब क्वेश्चन उठता है कि व्हाट वुड बी द डायरेक्शन ऑफ करंट, क्योंकि सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं बताएंगे, अगर मान लीजिए डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है तो फिर रादर देन कैंसिल होने के, क्योंकि देखिए ये क्या है, ये आपके पास एक बार मैग्नेट है जिसका मैंने साउथ और नॉर्थ पोल मार दिया, तो जो डाइपोल मूवमेंट होता है उसकी डायरेक्शन होता है इस साइड, साउथ से नॉर्थ की तरफ। लेकिन इक्वेटोरियल पॉइंट में जो डायरेक्शन आपके पास है उसका अपोजिट डायरेक्शन होगा। तो लेट अस से कि वो नॉर्थ से साउथ की तरफ पॉइंट कर रहा है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ दिस बार मैग्नेट एट दिस पॉइंट शुड बी पॉइंटिंग एट दिस डायरेक्शन। ना हम इसकी मैग्नेटिक फील्ड निकालें, इसकी मैग्नेटिक फील्ड निकालें ऑन द बेसिस ऑफ द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ ही अगर हो जाती है तो ये तो दोनों ऐड हो जाएंगे, लेकिन हमें ऐड नहीं करने, हमें कैंसिल करने हैं। तो इसका मतलब इसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए जब आप ओ से देख रहे हो तो। व्हेन यू आर वॉचिंग फ्रॉम दी ओ साइड दैट शुड बी एंटी क्लॉकवाइज, ताकि ये नॉर्थ पोल बन जाए, यानी कि इस साइड नॉर्थ बने और इस साइड साउथ पोल बने, और तब मैग्नेटिक फील्ड की, इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, साउथ से नॉर्थ की तरफ या नॉर्थ से आउटवर्ड आती हुई। मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे ही दिखाते हैं हम करंट लूप के लिए, तो फिर इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो जाएगी और दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, सो दैट की नेट मैग्नेटिक फील्ड एट ओ विल बी 0। और सो दैट डायरेक्शन क्या हो जाती है हमारे पास, डायरेक्शन देयरफॉर बी एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज यानी नॉर्थ पोल बनना चाहिए फ्रॉम साइड ओ। अच्छा, इसमें जो ये केस हमने लिया है ये एक स्पेशल केस है। स्पेशल केस कब है, जब आप ले रहे हो कंडीशन कि a इज़ वेरी वेरी लेस देन r। तो आपने डिनोमिनेटर, अदरवाइज फॉर्मूला क्या होता था, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पार 3/2 होता था, लेकिन हमने ए स्क्वायर को निगलेक्ट कर दिया क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि r बहुत बड़ा है और a बहुत छोटा है। अदरवाइज़ आपके लिए 3/2 कैलकुलेट करना और सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। तो ये कुछ ना हमें हिंट्स लेने पड़ते हैं, कुछ एजम्पशंस लेनी पड़ती हैं, तभी हमने इसको यहाँ अज्यूम किया कि दैट इट इज़ ऑफ स्मॉल रेडियाई। और वैसे बोला भी है क्वेश्चन के अंदर, देखो वहाँ हिंट वहीं से है, अ स्मॉल कॉइल ऑफ 1 टन, तो वो खुद कह रहा है स्मॉल कॉइल, तो हम कह सकते हैं कि ए जो है वो क्या है, बहुत छोटा है। वो वहाँ से एजम्पशन हमने क्वेश्चन से ही हिंट हमने कैरी किया और हम इसको सॉल्व कर रहे थे। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अब। 2 आइडेंटिकल शॉर्ट मैग्नेट्स हैं ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट m ईच प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस d अपार्ट। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है हमें फिगर गिवन है, और फिगर के अंदर एक मैग्नेट को a बोला, दूसरी को b बोल दिया, और दोनों के बीच का डिस्टेंस d दिया हुआ है। पॉइंट p पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, यानी ये पॉइंट p भी इन दोनों के एक्सिस से मिड में प्रेजेंट है, तो यानी कि d/2 डिस्टेंस फ्रॉम a से और d/2 डिस्टेंस फ्रॉम मैग्नेट b से। तो अब आप देखिए ये इस वाली कॉइल के लिए तो ये कैसा पॉइंट हो गया, ये हो गया एक्सियल पॉइंट, जबकि इस वाली कॉइल के लिए पॉइंट पी हो गया इक्वेटोरियल पॉइंट। तो इन दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगी, अगर मैं इसकी ए की वजह से देखूँ तो ये तो आउटवर्ड, क्योंकि सेम डायरेक्शन होती है साउथ से नॉर्थ की तरफ, तो ये हो गया बी ए इस तरफ, जबकि ये साउथ से नॉर्थ इधर जा रहे हैं, तो इसकी डायरेक्शन कहाँ हो जानी चाहिए, उस साइड, और ये हो जानी चाहिए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बी। तो अब इसका और इसका रिजल्टेंट हमारे पास यहाँ पर कहीं आएगा। तो हमें निकालना क्या है वो तो हमें पता चल गया। अब हम दोनों के फॉर्मूले प्लेस कर दें और फॉर्मूला लगा दें, क्योंकि इसमें कोई वैल्यू गिवन नहीं है, यू विल गेट द एक्सप्रेशन मिलेगा हमें। तो मैग्नेटिक फील्ड ए की निकालते हैं, यानी कि एक्सियल पॉइंट की, तो वो निकलेगी μ0/4 पाई 2m/d/2 होल स्क्वायर। d/2 ये डिस्टेंस उन्होंने गिवन था। सेम ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड बी पॉइंट की निकालते हैं, वो निकलेगी μ0/4 पाई m/d/2 होल स्क्वायर। और अब हमें चाहिए इनका रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट आए b दैट विल बी इक्वल टू दिस b a स्क्वायर प्लस b ऑफ b स्क्वायर, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया था, बट फ़र्क इतना है उसमें दोनों ही केसेस एक्सियल थे, इसमें एक एक्सियल है और एक आपका इक्वेटोरियल पॉइंट बन रहा है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो जो कांस्टेंट है, कॉमन है, वो हम बाहर निकाल सकते हैं, यानी कि आपके पास आ जाएगा μ0/4 पाई m/d/3 d/2 एंड क्यूब, एंड अंडर द रूट बच जाता है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर।
जो भी कॉमन कॉन्स्टेंट्स थे वो हमने बाहर निकाले, क्योंकि उनका सबका स्क्वायर हो रहा था, वो आराम से बाहर आ जाएंगे। अच्छा, ये क्यूब है, दिस इज़ 3, दिस इज़ 3, ये क्यूब था, हमें क्यूब बाहर निकला है हमारे पास, तो अब ये डिस्टेंस आया। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो यू विल गेट 2√5 μ0 m/πd³, यानी यहाँ पे 2 का क्यूब लेंगे और वहाँ आपका √5 आ जाता है, तो इससे सिंप्लीफाई 4 कैंसिल हो जाता है, आपके पास 2 ही रह जाएगा। देन हमें एंगल भी निकालना है, क्योंकि डायरेक्शन भी बहुत ज़रूरी है, तो दैट मीन्स वी नीड टू फाइंड आउट दिस बीटा अगेन। सो टेंजेंट ऑफ बीटा निकालेंगे, टेंजेंट बीटा इज़ बी ऑफ बी बाई बी ऑफ ए, और वो हमारे पास वैल्यूज़ दे रखी हैं। बी कितनी आ गई है, दिस वैल्यू बाय दिस वैल्यू। अब ये क्लियर लिखे हुए, दिस विल बी हाफ। सो जैसे हम यहाँ पे पुट करते हैं तो दिस विल बी 1/2 यानी 0.5। और वैसे ना ये हाफ वाला वैल्यू तो बहुत बार क्वेश्चंस में पूछा जाता है, और उसके लिए एंगल 26.57 डिग्री होता है। तो कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जो याद, जैसे ऐसे क्वेश्चंस अगर 90 डिग्री एंगल बन रहा है तो दे विल गिव द वैल्यू एंड यू गेट हाफ ऑफ आंसर। सो कुछ आपको एंगल तो लर्न ही हो जाएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो, और नहीं तो आप वैसे भी कैलकुलेशंस भी हम कर सकते हैं, बट अगर आप इन्वर्स में छोड़ते हो तो दे विल नॉट कट द मार्क्स डिडक्ट नहीं होते हैं। सो एनीवेज आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में कुछ और न्यूमेरिकल्स लेंगे, बल्कि हम थ्योरी भी ले सकते हैं। अब हमें करना है न्यूट्रल पॉइंट पे क्वेश्चंस करने हैं। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।